हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीडीपी डेफलेटर के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक हिंदी में। तो वही हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, राष्ट्रीय आय का आंकलन। अब देखो, मौद्रिक और वास्तविक, जिसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, नॉमिनल और रियल जीडीपी को पढ़ने के टाइम पर ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसको हम लोग बोल रहे थे जीडीपी डेफलेटर। अब आ जाते हैं एक और हमें ऐसे सूचकांक के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग न्यूज़पेपर्स में भी बहुत आमतौर पर सुनते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, और उससे भी ज्यादा कॉमन टर्म जो है वो आता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी जीडीपी डेफलेटर की तरह ही अर्थव्यवस्था में कीमतों के रुझान के बारे में जानकारी देता है। ठीक, अच्छा, आराम से समझना, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना। जीडीपी डेफलेटर क्या कर रहा था कि जीडीपी जो आपकी नॉमिनल थी, जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद था, उसमें आपने जीडीपी रियल से भाग दिया, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से भाग दिया, तो यहां पर जो भी मिला वो आपको जीडीपी डेफलेटर आ गया। ठीक, अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है उपभोक्ता, यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक आम उपभोक्ता किन किन वस्तुओं का प्रयोग करता है। जीडीपी में तो बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं बनती हैं जिनका कोई उपभोक्ता उपयोग नहीं कर रहा होता। जैसे कोई बड़ी मशीन बनी, कोई टरबाइन बनी, डायरेक्टली उपभोक्ता नहीं प्रयोग कर रहा है, लेकिन उपभोक्ता बिजली का प्रयोग कर रहा है, उपभोक्ता दूध का प्रयोग कर रहा है, उपभोक्ता अनाज का प्रयोग कर रहा है, उपभोक्ता वाहन का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उपभोक्ता के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि उपभोक्ता के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को हम लोगों ने एक टोकरी बना करके डाल दिया, एक बास्केट बनाई, टोकरी बनाई, डाल दिया। ठीक, साथ ही में हमने उनका वेट भी असाइन किया कि जैसे भारत में लगभग 45% है जिसमें हम लोग फूड को इंपॉर्टेंस देते, तो 100 पूरी टोकरी का वेट अगर 100 मान रहे हैं, 100 किलो की बात नहीं है, अगर हम उसका महत्व मान रहे हैं कि वो 100 रुपए खर्च कर रहा है, तो हम ये मानते हैं उसमें लोग 45% का महत्व फूड ग्रेन्स और मिल्क आइटम इन सबको हो जाना चाहिए। ठीक है, फूड को हो जाना चाहिए, टोटल खाने पीने पर वो 45 का खर्च कर दे रहा है। एक औसत उपभोक्ता की अगर बात करेंगे, ये वेट हम लोग काफी समय के बाद से चेंज करते रहते हैं, जिससे कि किसी अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो पाए। जैसे आज से अगर आप 20 साल पहले जाओगे तो मोबाइल फोन पर खर्चा नहीं होता था, है ना, लेकिन आज का जो उपभोक्ता है उसकी सैलरी का मोबाइल फोन पर भी एक खर्चा हो रहा है, इंटरनेट पर भी एक खर्चा हो रहा है। तो लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का भी परिवर्तन होता चला जाता है, साथ ही उन वस्तुओं की वेटेज भी चेंज होती चली जाती है। ठीक, अच्छा, लेकिन फिर भी ये चेंज हम तुरंत नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमने एक टोकरी बनाई, उस टोकरी में यह देखा कि उपभोक्ता कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करता है, औसतन किन वस्तुओं का कितना वेट रहता है, किन वस्तुओं को कितना महत्व मिलता है। वेट का मतलब यहां महत्व है। ठीक, तो उस हिसाब से हमने उन टोकरी को बनाया। अब उस टोकरी में क्या करते हैं, कोई हमने एक आधार वर्ष लिया, जैसा कि हम लोग ने जीडीपी डेफलेटर में भी लिया था। अब मान लीजिए हमारा आधार वर्ष 2012 है, जो कि अभी 2016 से हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसके लिए 2012 चल रहा था। और डिटेल में पढ़ोगे तो सीपीआई भी अलग अलग तरह की होती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह अलग है ना, अर्बन वो सीपीआई अलग हो जाती है। तो वो उतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे सीपीआई का जो एवरेज फंडा है वैसे क्या है, वो ये है कि हम यहाँ पर उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की एक टोकरी बना ली, हर वस्तु का कितना कितना महत्व है वो असाइन कर लिया, और फिर हम लोगों ने किसी एक आधार वर्ष पर उन सारी वस्तुओं की कीमत निकाली। ठीक, वो जो भी कीमत आई उसको हम लोगों ने 100 से इक्वेट कर दिया। मतलब हम लोगों ने क्या किया, उसको 100 की जगह रिप्लेस कर दिया। जब हमने उसको 100 की जगह रिप्लेस किया तो क्या हुआ, हम ये मान लेंगे कि इस बास्केट का हमारे आधार वर्ष में जो कीमत थी वो 100 रुपए थी। अब हमने अगली साल कीमत निकाली, अब अगले साल कीमत जो भी निकल करके आ गई उसको हम लोग इसी के अनुपात में निकालने की कोशिश करते। तो अगले साल मान लीजिए जो कीमत आ रही है वो आ रही है 110, तो हम ये बोलेंगे कि 110 हो गई सीपीआई, पहले 100 थी अब 10 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 10% का इंक्रीमेंट हो गया, ये बोल देंगे। ठीक, अच्छा, जो पूरा फंडा होता है वो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। देखो, आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारी वस्तुएं थी, सबकी कीमत निकाली, मान लीजिए 3880 रुपए आ गई। ठीक, अच्छा,
3880 कैसे निकाला? आपने अलग अलग वस्तुएं जिनका प्रयोग किया था उनका वेटेज के साथ निकालते हुए आपने एक भारित औसत वेटेड एवरेज निकाला। इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये 100 के बराबर है। अच्छा, अगली साल कीमत निकाली तो 4800 आ गई। अब हम क्या करेंगे? वास्तव में हम 4800 को ही 3880 से डिवाइड करेंगे और जो भी नंबर आएगा वो हमारा सीपीआई का नंबर हो जाएगा, जो भी आ रहा हो। अब जो भी आ रहा है मान लेते हैं आसानी के लिए, ये लगभग मान लीजिए आपका 19.5 हो गया और ये आपका 24 हो गया, तो 19 एकम 19 और इसमें 100 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग परसेंटेज टर्म्स वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि 100 आपका बेस था तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। परसेंटेज ना भी हो, 100 बेस है तो 100 की तुलना में हम लोग बात करेंगे। तो जो भी हमारे यहाँ पर निकल करके आएगा, मान लेते कि हमारा कुछ आ गया 122, ठीक, तो हम ये बोल देंगे कि अब हमारी सीपीआई कितनी हो गई? 122 हो गई। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। अब जो भी लिखा हुआ है अपने स्लाइड्स में एक एक करके देखते जाएंगे, सारी चीज समझते जाएंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है अर्थव्यवस्था में कीमतों में परिवर्तन की माप करने की दूसरी विधि। पहली विधि क्या थी हमारी? पहली विधि क्या थी? जीडीपी डिफ्लेटर, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ? सीपीआई बोलते हैं, शॉर्ट में बहुत ही कॉमन है। ओके, एक सूचकांक है क्या? सीपीआई सूचकांक क्या होता है? जो आपको दिखाता है कोई भी रुझान है उसको आप सूचकांक में देख करके बात कर सकते हो। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, निफ्टी है आपका एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जीडीपी डिफ्लेटर भी एक सूचकांक है। ऐसे ही ये भी एक सूचकांक है जो प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा मतलब क्या हुआ? एक आम तौर पर जो एक ऐसा उपभोक्ता जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था के सभी उपभोक्ताओं को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक, अच्छा, द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की टोकरी, ठीक है, वस्तुओं की आपने एक टोकरी बनाई, उन वस्तुओं को एक टोकरी में डाल दिया, फिर उसकी कीमत आपने निकाली, उसको दर्शाता है। ठीक है, और उसको भी हम लोग 100 के बराबर इक्वेट कर देते हैं एक साल में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को प्रायः प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए 100 से ऊपर का ही आपको टर्म हमेशा दिखेगा, क्योंकि बेस में ही हम 100 मान लेते हैं, फिर हम उससे बढ़ती चली जाती। नॉर्मली इन्फ्लेशन बढ़ता ही है, मतलब पॉजिटिव ही होता है इन्फ्लेशन, तो बढ़ेगा ही। हम आधार वर्ष में और चालू वर्ष में वस्तुओं की दी हुई टोकरी के क्रय की लागत की गणना करते हैं। अच्छा, फिर हम परिवर्ती मतलब जिसको हमने बाद में गणना किया, परवर्ती जो बाद में है, पूर्ववर्ती जो पहले था। तो बाद में आधार वर्ष की आपने गणना पहले की थी तो आधार, और परवर्ती में क्या था? जिसकी गणना आपने बाद में की थी, बाद में आपने की थी चालू वर्ष की। तो चालू वर्ष में जो आप आधार से भाग दे रहे हो ना और इसका 100 से गुणा कर दे रहे हो, तो परसेंटेज टर्म्स में निकल करके आ ही जाएगा, जो मैंने आपको भी दिखाया था करके उदाहरण मानते हुए। क्या किया था? 3880 से भाग दिया था 4800 में उदाहरण मानते हुए। ठीक, तो ये इसमें फिर 100 से आपने गुणा कर दिया, तो ये जो भी निकल करके आ जा रहा है वो क्या हो रहा है? वो जो है आपके उसी प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आपको प्रतिशत रूप में 122 आ गया। इससे हमें आधार वर्ष की तुलना में संबंधित चालू वर्ष का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्राप्त होता है। तो हम ये समझ जाते हैं कि अगर कोई उपभोक्ता है, उसको पिछली साल 100 रुपए खर्च करके जो कुछ खरीद पा रहा था, वही सब कुछ खरीदने के लिए इस बार उसको 122 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अगर ये रेशियो निकल करके 122 आ जाता है 100 से गुणा करने के बाद। ठीक, अच्छा, आगे बात समझ में। अब क्या हुआ? अच्छा, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इसको देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये है आपका, ओके, ये क्या है? ये हमारे एक वेबसाइट है जो हमें दिखा रही है कि क्या है हमारा उपभोक्ता सूचकांक कैसे जा रहा है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो आपको क्या लिखा हुआ है? 2012 पर हमने 100 माना हुआ था, यानी कि 2012 में जो बास्केट की हमारी टोकरी थी, तब उसकी जो कीमत आ रही थी उसको हमने 100 के बराबर इक्वेट किया, और उसके बाद से ये जनवरी 2020 की बात की जा रही है। तो जो चीज 2012 में 100 रुपए की मिल रही थी वो हमारे जनवरी 2020 से पहले ही दिसंबर का है, तो 150 रुपए 40 पैसे में, फिर 150 रुपए 20 पैसे निगेटिव जा रहा है। ठीक है, ये कोविड-19 का हमें इफेक्ट दिख रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाकर के फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, 151, फिर 150, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता रहता है, लेकिन औसतन देखोगे तो आप बढ़ता चला जाएगा। तो ये पिछले इतने महीनों में बढ़ता चला गया, और अभी ये कहां पर? अक्टूबर के बाद से नवंबर तक का इन्होंने दिखाया हुआ है, तो 158.9। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे हम लोग मैक्सिमम टाइम पीरियड, ये कितना दिखा रहा है हमको? ये दिखा रहा है। तो देखो 2012 के पहले से लेकर के ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो ये क्या बढ़ रहा है? ये क्या दिखा रहा है? जो चीज आप यहाँ पर 2012 में देखोगे तो जो 100 के लेवल पर आप जहां पर भी जा रही होगी, उस हिसाब से ये 100 के प्रोपोर्शन में कैसे कैसे बढ़ता चला जा रहा है, ये देख रहा है। आप ऐसा अपना खुद से ही इंटरनेट पे जाकर के भी देख सकते हो। ठीक, अच्छा, ओके, वापस आ जाते हैं। तो ये तो बस वही, कभी कभी इस तरह की चीजें आपको खुद से इंटरनेट पर देखोगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बनेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है फिर? सीपीआई,
ध्यान देने योग्य की बात क्या है कि अनेक वस्तुओं को दी, हाँ ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सुना हुआ है उनमें से कई लोगों ने होलसेल प्राइस इंडेक्स भी सुना होगा, WPI। अच्छा, जब मैं छोटा था तो मुझे पहली बार में ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी थी। मुझे लगा था यार कि उपभोक्ता जो है ना, हम लोग तो उपभोक्ता ही है, हम लोग कोई बड़ी कंपनी या ऐसी कोई चीज तो चला नहीं रहे, और होलसेलर भी नहीं है। होलसेलर कौन होता है? जो खूब बड़े बड़े क्वांटिटी में सामान खरीद करके रिटेलर्स को बेचता है। रिटेलर होता है जो मेन दुकानदार है, जहां से आप सामान खरीदने जा रहे हो। वो दुकानदार भी जिससे सामान खरीदने जा रहा होता है ना, जिसको डीलर भी बोलते हैं, कभी कभी होलसेलर भी बोलते हैं, तो वो होलसेलर्स होते हैं। अब होलसेलर्स बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। आप कभी सब्जी मंडी जाओ तो सब्जी मंडी में जिससे आप सामान खरीद रहे हो वो सुबह किसी और से सामान खरीदता है नॉर्मली। अब वो जिससे खरीद रहा होता है वहां पर अलग तरह से हिसाब किताब चलता है, तो वो वाला जो प्राइस होता है जो होलसेलर्स के लिए होता है वो काफी अलग होता है। इतना सब्जी के मामले में तो बहुत डिफरेंस होता है। सब्जी में आपको जो टमाटर है, एक बार क्या हुआ था, मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ ज्यादा लोगों ने, टमाटर मुझे बहुत पसंद है, और ऐसा सोचा कि कैसे खरीदे, कितना खरीदे, तो कुछ 15 रुपए किलो टमाटर चल रहा था। टमाटर का ही सीजन था, अभी थोड़े दिन पहले, साल भर पहले की बात है। वही मैंने सुबह सुबह का मार्केट देखा, जहां पर कई लोग ये सब्जी वाले खरीदने जाते थे, तो वहां पर 23 किलो का पैकेट था और वो मुझे कुछ 170 रुपए में मिल रहा था। तो मुझे लगा यार 10 ही किलो खरीद पाऊंगा, यहाँ तो 23 किलो का पैकेट मिल रहा है। तो मैंने 23 किलो टमाटर खरीद लिया था। फिर काफी दिन टमाटर कई चीजें बनाना घर पे बनती रही। तो हुआ क्या कि 23 किलो टमाटर मुझे 170 में मिल जा रहा है। तो 23 सत्ते 161, 7.5 रुपए के आसपास पड़ी कीमत, और यहाँ पर देखो 15 रुपए। तो वही चीज उसी दिन मैं उसी मार्केट में अगर होलसेल में खरीद रहा हूँ होलसेलर के पास से, तो मुझे 7.5 की मिल रही है, और वही चीज 15 रुपए में बाकी रिटेलर बेच रहे हैं। तो दुगने का अलग अलग अंतर है। तो होता क्या है, एक ही चीज की अलग अलग जगह पर अलग अलग कीमतें चलती हैं, और नॉर्मली ये दो तरह की कीमतें तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कैसी? एक होती है होलसेलर्स के लिए और एक होती है रिटेलर्स के लिए। तो जो रिटेलर वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं के पास से उपभोक्ता जाते हैं नॉर्मली, तो जो उपभोक्ताओं के लिए कीमत होती है वो अलग हो जाती है, और जो दुकानदार तो नहीं बोलना चाहिए, जो बड़े बड़े लोग खरीद रहे होते हैं, तो वो अलग हो जाती है। तो एक तो ये अंतर है, ये तो मुझे समझ में आता था। एक दूसरी चीज भी होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है अर्थव्यवस्था में जो बन रही है लेकिन कोई भी उपभोक्ता नहीं खरीदता। ठीक, जैसे कई सारी ऐसी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी। बहुत सारी ऐसी अर्धनिर्मित वस्तुएं हैं। क्या है? अर्धनिर्मित वस्तुएं। ठीक, मेरा एक फ्रेंड है, उसके पिताजी क्या करते हैं, राजस्थान में माइनिंग होती है ना, और माइनिंग में अलग अलग तरह का के पत्थर होते हैं। अब अलग अलग पत्थरों में कुछ पत्थरों को पीसा जाता है, और उनको पीसने से जो चूरा बनता है उसका अलग अलग इंडस्ट्रीज में प्रयोग हो रहा होता है। तो उनके यहाँ अलग अलग मशीन है जो अलग अलग तरह के पत्थरों को पीस करके फिर अलग अलग तरह से बेचा करती हैं। अब वो जो पत्थर का जो चूरा है वो कोई भी उपभोक्ता नहीं खरीदता, उसको एक रॉ मटेरियल की तरह बहुत सारे बिजनेसेस यूज करते हैं। समझ रहे हैं? कोई बिजनेस उसको यूज करेगा कि हाँ, हमें इसका चूरा चाहिए, हमें इसका चूरा चाहिए। अब ऐसी जगह पर तो सिर्फ होलसेल वाला प्राइस ही काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो सिर्फ बिजनेस ही खरीद रहे हैं, उपभोक्ता खरीदता ही नहीं है वो सब। तो बहुत सारी ऐसी अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं, बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल, कच्चा माल होता है जो सिर्फ और सिर्फ होलसेलर्स के बीच में ही ट्रांजैक्ट किया जाता है। अब अगर उनको ये पता करना है कि यार हम लोगों के हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो उनके लिए जो सीपीआई हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है ना, वो काम की नहीं चीज है। क्यों? उनको क्या मतलब है कि नॉर्मल कंज्यूमर से क्या, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है, उसको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि जिन चीजों में वो डील कर रहे हैं उनमें प्राइस मूवमेंट क्या है। तो इसीलिए हम लोग होलसेलर्स के लिए एक अलग प्राइस इंडेक्स बना देते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं WPI। पहले WPI को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, अभी कुछ 2-3 साल हुए हैं, उसके बाद से हम लोगों ने नेशनल लेवल पर CPI को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया है, जब हम लोग महंगाई की बात करते हैं उसमें। ठीक, उसको कभी अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन चीज जो थी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो लिखा हुआ है आगे की कुछ स्लाइड्स में उसको देखते हैं। तो क्या है? एक तो खुदरा कीमत होती है जो उपभोक्ता वास्तव में अदा करता है, ठीक, और दूसरी क्या होती है? थोक कीमत, जिस कीमत पर वस्तुओं का व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, अच्छा आप समझिए, इन दोनों के मूल्यों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो उपांत है, उपांत तो बहुत ही कम यूज किया जाने वाला शब्द है, जिसको लोग मार्जिन बोलते हैं ना। आप कुछ खरीदने गए, कोई भी बिस्किट का पैकेट है आप खरीदने गए, वो आपको मिला 5 रुपए का, लेकिन जिससे आपने खरीदा वो रिटेलर 3.5 रुपए में लेकर के आया था। ठीक, उससे भी पहले कुछ हुआ था। तो जो ये 1.5 रुपए का अंतर है, ये कहाँ गया? ये 1.5 रुपए का अंतर तो ये रिटेलर ने रख लिया,
ठीक। लेकिन ये 3.5 में जब खरीद के लेकर के आया था तो उसके पहले ये चीज उस 3 रुपए में बेची थी होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने बेची आपको 5 रुपए में। तो अब ये जो 3 से 3.5 का बीच का अंतर है 50 पैसे का, ये कहां पे चला गया? ये तो आपका चला गया जो मार्जिन था पहले होलसेलर को मिला। ये 1.5 रुपए वाला मार्जिन किसको मिला? ये मिला रिटेलर को। तो उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते लोगों के मार्जिन होते हैं, ठीक है। रिटेलर का खुद का, रिटेलर मतलब जो मेन जहां से आप सामान लेने आ रहे हो, रिटेलर ने जिससे लिया उसने भी कुछ मुनाफा कमाया होगा। तो इस मुनाफे को इसको हम लोग उपांत बोल देते हैं, मार्जिन बोल देते हैं। तो इस मार्जिन की वजह से क्या होता है ना, इन दोनों मूल्यों में किसी भी चीज की खुदरा कीमत में और थोक की कीमत में अंतर होता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि हम तो थोक की कीमत पर सामान बेचते हैं। बहुत सारे लोग जब हमारे यहाँ मोल भाव करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं कि भैया ये तो थोक वाला प्राइस चल रहा है, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ? कई वस्तुओं जैसे कि कच्चा माल है अथवा अर्धनिर्मित वस्तुओं आदि का क्रय आम उपभोक्ता नहीं करते हैं। इनकी खरीद सामान्यतः बड़ी मात्रा में ही की जाती है, जो मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया था माइनिंग वाला और उसके पत्थर के चूरे वाली बात, ठीक। अच्छा, फिर समझिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समान ही थोक कीमत के लिए सूचकांक को हम लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए? जो बड़ी बड़ी कीमत में, बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने और बेचने वाले लोग हैं। अच्छा, अब समझिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ये इंडेक्स रहते हैं उसको प्रोड्यूसर्स के नाम से बोलते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, PPI बोलते हैं। हमारे WPI बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ना, नॉर्मली वही लोग इन चीजों का यूज कर रहे होते हैं। जो लोग, मेरी कोई फैक्ट्री है तो मुझे बहुत सारा सामान एक साथ, कच्चा सामान चाहिए, जो उपभोक्ता डायरेक्टली नहीं खरीदेगा, जो मैं फैक्ट्री में फाइनल आउटपुट बना करके दूंगा वो उपभोक्ता खरीद रहा है, लेकिन कच्चा माल नहीं खरीद रहा, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो काफी हद तक वो वाला कंफ्यूजन दूर कर देता है जो मुझे बचपन में था। मुझे क्या लगता था होलसेल में क्या होता है कि जो बड़े बड़े दुकानदार है उनके वाले प्राइस की बात हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, जिनके पास बड़ा बिजनेस है, ज्यादा बड़े बल्क में सामान खरीद रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे? अब ये समझेंगे हम लोग, इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।